नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू यूपी रेगुलर क्लासेस। मैं पार्थ सचान आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज के इस वीडियो पे हम लोग अफ्रीका महाद्वीप कवर करेंगे, वो भी मैपिंग में, केवल मैपिंग में इसको हम लोग समाप्त करेंगे। और जितने भी होंगे मतलब सारे देशों से लगाकर कौन कौन सी जनजातियाँ हैं, कौन कौन से मरुस्थल हैं, कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं, पर्वत है, चोटियाँ हैं, ज्वालामुखी हैं, सभी कुछ देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। और इससे पहले मैंने अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया कवर कर दिया है विथ मैपिंग। अगर आपने वो वीडियो ना देखा हो ज़रूर जाकर देख लेना, वर्ल्ड जियोग्राफी की प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अफ्रीका महाद्वीप। और अफ्रीका महाद्वीप बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ से कई सारे फैक्ट बनते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं अफ्रीका महाद्वीप को। तो देखिए अफ्रीका महाद्वीप, पहले मैं मैप लेता हूँ अफ्रीका महाद्वीप का, ठीक है ना। ये है मैप अफ्रीका महाद्वीप का। और इसके अगर मैं पश्चिम में चलूँ, इसके पश्चिम में चलूँ तो एक महासागर पड़ेगा, इसको कहेंगे अटलांटिक ओशन या अटलांटिक महासागर कहेंगे। और अटलांटिक महासागर को बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या कहा जाता है, अंध महासागर भी कहा जाता है। अंध महासागर किसे कहा जाता है, अटलांटिक महासागर को। और अंध महाद्वीप किसे कहा जाता है, तो अफ्रीका महाद्वीप को, ठीक है ना। यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा। ऊपर देखिए यहाँ पे आपका है भूमध्य सागर। क्या है, भूमध्य सागर। इधर साइड है आपका लाल सागर, और इधर साइड है आपका अदन की खाड़ी, और इधर है आपका हिंद महासागर। क्या है, हिंद महासागर। इतनी चीज़ें, बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए आसपास की, ठीक है। उसके बाद अफ्रीका शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला पॉइंट, अगर हम ये जाने अफ्रीका के बारे में कि अफ्रीका को क्या कहा जाता है, जैसा मैंने बताया कि अभी कि अफ्रीका को अंध महाद्वीप भी कहा जाता है। और राजनीतिक प्रशासनिक दृष्टि से ये पिछड़ा हुआ महाद्वीप है। आप लोगों ने न्यूज़ में ज़रूर देखा होगा, कई सारे युद्ध, गृह युद्ध चलते रहते हैं यहाँ पर। तो आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, प्रशासनिक रूप से ये कैसा है, ये पिछड़ा हुआ है, ठीक है। और सबसे पहले मानव की उत्पत्ति भी अफ्रीका में होती है, लेकिन फिर भी क्या है, पिछड़ा हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखिए, अगर मैं बात करूँ कि अफ्रीका में कुल देश कितने हैं, ठीक है ना। अफ्रीका में कुल देश कितने हैं, तो कुल देश हैं 54, 54 देश हैं। अब 54 देश को दो भागों में हम लोग डिवाइड कर लें, एक है 48 और एक है 6। 48 प्लस 6 कितने होते हैं, 54 ही होते हैं। तो अब 48 और 6 में डिवाइड कर लें, ये है क्या, तो 48 देश ऐसे हैं अफ्रीका के जो केवल और केवल द्वीपीय देश हैं, मतलब पानी में बसे हुए हैं, चारों तरफ क्या है, पानी है उनके। और 48 कैसे हैं, ये स्थलीय हैं, स्थलीय या कह दे मुख्य भूमि पर है, ठीक है। और 6 कैसे हैं, द्वीपीय है। अब इस सबके नाम अच्छे से देखेंगे, कौन कौन कहाँ कहाँ पर स्थित है, ठीक है। उसके बाद देखें जो 6 द्वीपीय देश हैं, उसके बाद, उसके पहले मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि अफ्रीका में आप सबको पता होगा कि ये देखिए मैपिंग में मैं चाह रहा हूँ, मैप में देखिएगा तो अफ्रीका के बीचों बीच से एक लाइन गुजर रही है जिसको कहेंगे विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। अफ्रीका के थोड़ा सा उत्तर में एक लाइन गुजर रही है जिसको कहेंगे कर्क रेखा। और अफ्रीका के दक्षिण से एक लाइन गुजर रही है जिसको कहेंगे मकर रेखा। और अफ्रीका के उत्तर से दक्षिण की तरफ एक लाइन गुजर रही है, इसको कहेंगे ग्रीनविच रेखा। तो अफ्रीका से 4 रेखाएं गुजरती है, ठीक है ना। कर्क रेखा, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा उसी को कह देते हैं, और मकर रेखा। और जो ऊपर से मैंने गुजारी ये है ग्रीनविच रेखा। ग्रीनविच मानक समय जो लंदन से गुजरा है वो नीचे आते आते अफ्रीका से भी गुजरता है, ठीक है ना। तो ये भी पूछा जाता है कि ग्रीनविच रेखा अफ्रीका के किन किन देशों से गुजरता है, वो भी हम लोग कवर करेंगे। अब देखिए 6 द्वीपीय देश पहले हम लोग देख लेते हैं कौन कौन है, सबके नाम अच्छे से पता होने चाहिए। तो देखिएगा पहला है मेडागास्कर, ठीक है, मेडागास्कर। उसके बाद मॉरिशस, उसके बाद कोमोरोन, उसके बाद सेशेल्स, उसके बाद साओ टोमे और केप वर्दे। अगर आप RO UPPCS प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हो तो ये आपसे क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि अफ्रीका के निम्न में से कौन सा द्वीपीय देश नहीं है। तो कौन कौन से हैं, केवल 6 हैं, तो आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि कमी है। तो पहला कौन सा है, मेडागास्कर, मॉरिशस, कोमोरोन, सेशेल्स, साओ टोमे, केप वर्दे। अगर मैं सेशेल्स की बात करता हूँ तो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे छोटा देश। अगर बड़े की बात करें, बड़ा देश कौन सा है, तो है अल्जीरिया। अल्जीरिया क्या है, बड़ा है, सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से। और जनसंख्या की दृष्टि से नाइजीरिया।
है ना। कई लोगों के दिमाग में आएगा कि भाई साहब ये नाइजीरिया है, तो ये क्या है, ये जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा है और ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है अल्जीरिया, सबसे छोटा सेशल्स है, जो कि कैसा है, एक द्वीपीय देश है। साओ टोमे, केप वर्दे, देखिएगा ये साओ टोमे, ये केप वर्दे, ये दोनों आपका अटलांटिक महासागर की तरफ है, अटलांटिक महासागर की तरफ, मतलब यहाँ पर बसे हुए हैं, ठीक है ना। पश्चिम में क्या अटलांटिक महासागर है। अब बाकी ये चारों जो हैं, ये चारों कौन कौन से, मेडागास्कर, मॉरिशस, कोमोरो, सेशल्स, ये क्या है, हिंद महासागर की ओर बसे हुए हैं। और मेडागास्कर जो है विश्व का चौथा सबसे बड़ा द्वीप है, चौथा सबसे बड़ा। पहला कौन सा है, ग्रीनलैंड, दूसरा कौन सा है, पापुआ न्यू गिनी, जो हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में पढ़ा था, है ना। तीसरा कौन सा है, बोर्नियो, चौथा मेडागास्कर, और अगर पांचवी की बात करें तो बैफिन द्वीप। पांचवा कौन सा है, बैफिन द्वीप है, कहाँ पे है, उत्तरी अमेरिका क्षेत्र में है, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको पता हो गई। अब 6 द्वीपीय देश हम लोगों ने पढ़ लिया। अब यहाँ से ये पूछा जाएगा कि भैया ये बताओ कि कर्क रेखा भी गुजर रही है, मकर रेखा भी गुजर रही है, विषुवत रेखा भी गुजर रही है और ग्रीनविच मानक समय भी गुजर रहा है, तो कौन कौन से देश हैं वो, कर्क रेखा जो है किन किन देशों से गुजर रही है अफ्रीका की, तो सभी पूछा जाता है, तो हम लोग सभी को कवर करेंगे। तो पहले हम लोग देखेंगे कर्क रेखा, कि कर्क रेखा से गुजरने वाले अफ्रीकी देश कौन कौन से हैं, ठीक है। तो आप लोग नोट करते हुए चलेंगे, अगर आपको नहीं पता है तो। ये है कर्क रेखा, देखो उत्तर में कर्क रेखा चलती है, ठीक है ना, ये जा रही है। कर्क रेखा से कुल 7 देश गुजरते हैं, कौन कौन से, पश्चिमी सहारा, पश्चिमी सहारा, मॉरिटानिया, माली, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, मिस्र। पश्चिमी सहारा, सहारा मरुस्थल है, तो पश्चिमी का जो क्षेत्र है, पश्चिमी सहारा एक अलग देश है, तो पश्चिमी सहारा, मॉरिटानिया, माली, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया और मिस्र, ये 7 देश है जो कर्क रेखा से, कर्क रेखा इनसे होकर गुजरती है, ठीक है ना, अच्छे से याद रखना है। और अगर हम लोग भूमध्य रेखा की बात करें, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा इसी को कहते हैं, तो कौन कौन सा देश है, गबन, कांगो, जायरे, केन्या, युगांडा, सोमालिया, साओ टोमे। साओ टोमे हम लोगों ने पढ़ा, साओ टोमे क्या है, एक द्वीपीय देश है और भूमध्य रेखा भी इससे गुजर रही है। तो गबन, कांगो, जायरे, केन्या, युगांडा, सोमालिया, साओ टोमे, ये कौन से देश है जिससे भूमध्य रेखा गुजर रही है, अफ्रीकी देश है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें मकर रेखा, मकर रेखा की बात करते हैं, तो ये देखो नीचे मकर रेखा है इधर साइड, ठीक है, तो यहाँ से गुजर रही है। और ये जो द्वीप देख रहे हो छोटा सा, यहाँ पे मैंने सर्कल किया हुआ है, यही है मेडागास्कर, ठीक है ना। तो मेडागास्कर से होते हुए मकर रेखा गुजरती है। तो देखिए कौन कौन सा है, तो सबसे पहले एक आपने सुना होगा नामीब मरुस्थल, तो नामीब मरुस्थल कहाँ पे है, नामीबिया में है, नामीबिया अफ्रीका में है, ठीक है। उसके बाद बोत्सवाना, कौन सा है, बोत्सवाना है। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका है। उसके बाद मोजाम्बिक और मेडागास्कर, मेडागास्कर, मोजाम्बिक और मेडागास्कर, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, सिर्फ 5 देश ऐसे हैं जिनसे मकर रेखा गुजर रही है, अफ्रीकी देश है। तो कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा तीनों गुजरती है अफ्रीका से, ठीक है ना। एकमात्र ऐसा महाद्वीप है अफ्रीका, और ग्रीनविच रेखा भी गुजरती है, तो उसको भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो अगर आपने नोट कर लिया हो तो बहुत अच्छी बात है, मैं इसको मिटाकर यहीं पे आपसे बताना चाहूँगा, ठीक है ना। मैं मिटा रहा हूँ कर्क रेखा वाला। तो कर्क रेखा से कौन सी गुजर रही है, आप लोग एक बार रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनते हैं और इस बार में बनने की पूरी उम्मीद है। अगर आप RO दे रहे हो या UPPSS प्रीलिम्स दे रहे हो तो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। उसके बाद देखो, अगर हम बात करें ग्रीनविच, ग्रीनविच मानक समय रेखा की, तो आपको पता है ग्रीनविच मानक समय रेखा जो है लंदन से गुजारी गई है ना, लंदन से गुजारी गई है 0 डिग्री। तो लंदन कहाँ है, इंग्लैंड में है, तो इंग्लैंड भी होगा। हम अफ्रीका की बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरा शुरुआत से आ रहे हैं, ठीक है ना।
उसके बाद फ्रांस भी है, उसके बाद स्पेन है, स्पेन है, यहाँ तक यूरोप रहा। अब यूरोप के नीचे क्या है, भूमध्य सागर। अब भूमध्य सागर के नीचे क्या है, अफ्रीका शुरू हो जाता है। तो भूमध्य सागर आ गया, ठीक है ना, ये क्या है, यहाँ पे भूमध्य सागर आ गया। मान लो मैंने मैप नहीं लिया है, यहाँ पे समझना है आपको, इंग्लैंड है, फ्रांस है, स्पेन है, नीचे भूमध्य सागर है, उसके नीचे अफ्रीका शुरू है। तो कौन कौन से देश हैं अफ्रीका के, अल्जीरिया, माली और बुर्किना फासो। अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, घाना, टोगो। अफ्रीका का गोल्ड कोस्ट किसे कहा जाता है, तो घाना को कहा जाता है ना। तो अफ्रीका के केवल 5 देश ऐसे हैं जिनसे ग्रीनविच मानक समय रेखा गुजर रही है, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, घाना, टोगो। और अगर कुल पूछा जाए कुल कितने से गुजर रही है, तो ऊपर देखो इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन, उसके बाद भूमध्य रेखा है, ठीक है ना। अब भूमध्य रेखा में ही आपको पता है कि यहाँ से ये आपका यूरोप है, यूरोप के देश हैं, ये आपके अफ्रीका के देश हैं। तो यूरोप और अफ्रीका को कौन अलग कर रहा है, भूमध्य रेखा। और भूमध्य रेखा भूमध्य सागर, ठीक है ना। भूमध्य सागर में ही एक जल संधि है जिसको कहा जाता है जिब्राल्टर जल संधि। बहुत अच्छे से याद रखना, जिब्राल्टर जल संधि जो है यूरोप और अफ्रीका को अलग करने का काम करती है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें तो देखिए ये आपको अच्छे से कंप्लीट हो गया। उसके बाद अगर मैप में देखो, आप लोग मैप में अच्छे से देखो, तो ये किनारे में सर्कल कर रहा हूँ, यहाँ पे आप लोग देखो कि काफ़ी नुकीला निकला हुआ है, नुकीला क्षेत्र है अफ्रीका का। क्या है, एक नुकीला क्षेत्र है, ठीक है ना। तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ, इसको कहा जाता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका का, ठीक है ना, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। अब यहाँ से कैसे क्वेश्चन आएंगे, समझो। आपसे पूछा जाएगा कि ये बताओ हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कितने देश आते हैं, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कितने देश आते हैं। तो आपको बताना पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ 4 देश आते हैं, जो कि यहीं पे है जहां मैंने सर्कल किया हुआ है। कौन कौन से देश हैं वो, इरिट्रिया, इथोपिया, इरिट्रिया, इथोपिया, जिबूती और सोमालिया। याद रखना है, इरिट्रिया, इथोपिया, जिबूती, सोमालिया। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कुल 4 देश आते हैं। तो आपसे ऐसे क्वेश्चन आएगा कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में निम्न में से कौन सा देश नहीं है, तो आपको बताना रहेगा कौन कौन सा है, इरिट्रिया, इथोपिया, जिबूती, सोमालिया। सिर्फ 4 ही देश हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आते हैं। उसके बाद हम लोग बात करें कि अफ्रीका में कौन कौन से प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, है ना। पर्वत श्रृंखलाएँ ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो हमारे इंपॉर्टेंट है, जो बार बार रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, उनको अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है ना। तो मैंने एक फुल मैप लिया है यहाँ पे। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कौन कौन से पर्वत हैं। अब देखो यहाँ मैंने बताया कि यहाँ पे भैया आपका क्या है, भूमध्य सागर है, ठीक है ना। और यहीं पर आपकी कौन सी जल संधि है, जिब्राल्टर जल संधि है। हालांकि जल संधियाँ हम लोग अच्छे से अलग से मैपिंग में कवर करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक पर्वत श्रृंखला है, ये मैंने बनाया है ब्लैक से। इसका नाम क्या है, इसका नाम है एटलस पर्वत श्रृंखला। कौन सी है, एटलस पर्वत श्रृंखला। आपसे क्या पूछा जाएगा कि एटलस पर्वत श्रृंखला अफ्रीका की किस किस देश को टच करती है, किस किस देश को या किन किन देशों को स्पर्श करती है। अच्छे से याद रखना, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया। अगर आपको दिखना रहा हो, राइटिंग नहीं समझ में आ रही तो मैं बोल रहा हूँ अच्छे से, आप लोग नोट कर सकते हो। मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया। आपको अच्छे से पता है मोरक्को से एक यात्री आता है, इब्न बतूता, 1333 में मोहम्मद बिन तुगलक के काल में, और उसी की एक रचना होती है, एक ग्रंथ होता है जिसका नाम है रिहला, है ना। और मोहम्मद बिन तुगलक ने ही इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया था, ठीक है। थोड़ा बहुत हिस्ट्री का भी ज्ञान दे दिया, हालांकि हिस्ट्री आपके विभोर सर देख रहे हैं। तो एटलस पर्वत श्रृंखला कहाँ पे है, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, ये 3 देशों में पड़ती है। अब ये तो एक पर्वत श्रृंखला है, इसकी कोई ना कोई ऊंची चोटी होगी, है ना। तो एक इसकी ऊंची चोटी है जो मोरक्को में है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है माउंट टुबकल, माउंट टुबकल। एटलस पर्वत श्रृंखला कहाँ पे है, अफ्रीका में है, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया में है। और एटलस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट टुबकल है। क्लियर, बहुत अच्छे। अब देखो यहाँ पे नाइजीरिया क्षेत्र में, यहाँ पे आपकी गिनी की खाड़ी पड़ती है, ठीक है ना।
नाइजीरिया क्षेत्र में एक पड़ता है माउंट कैमरून। तो आपसे सिंपल पूछा जाता है कि माउंट कैमरून कहाँ पे, अफ्रीका में है। और ये है क्या, तो ये आपका एक सक्रिय ज्वालामुखी है। क्या है ये, एक सक्रिय ज्वालामुखी है, ये आपको याद रखना है। क्लियर। उसके बाद देखो, उसके बाद अगर बात करें यहाँ पे, यहाँ पड़ता है आपका तंजानिया। तंजानिया एक देश है, बहुत ही प्रसिद्ध देश है तंजानिया। और तंजानिया में ये है माउंट किलिमंजारो। माउंट किलिमंजारो। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट किलिमंजारो ही है, जो कि तंजानिया में है। क्लियर। उसके बाद देखो यहाँ पे देश है केन्या, तो माउंट केन्या है, उसी के नाम से क्या है, माउंट केन्या। नीचे देखो, नीचे बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे नीचे है आपका ड्रैकन्सबर्ग। ड्रैकन्सबर्ग पर्वत श्रृंखला। पूछा जाता है कि ड्रैकन्सबर्ग पर्वत श्रृंखला कहाँ पे है, तो आपको बताना है अफ्रीका में है, सबसे दक्षिणतम में है। ठीक है ना, ड्रैकन्सबर्ग पर्वत श्रृंखला। लोकेशन आपको पता है, ड्रैकन्सबर्ग नीचे है और एटलस पर्वत सबसे ऊपर है। माउंट केन्या तंजानिया कहाँ है, और माउंट कैमरून नाइजीरिया कहाँ है, ये आपको अच्छे से पता चल गया। ठीक है ना। अब अगर मैं बात करूँ ड्रैकन्सबर्ग पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी की, तो ऑकस सोर्सेज नाम है, हालांकि पूछी नहीं जाती, कभी नहीं आई है ऑकस सोर्सेज। नाम लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ऑकस सोर्सेज जो है सबसे ऊंची चोटी है ड्रैकन्सबर्ग पर्वत की। क्लियर। उसके बाद अगर बात करें, इतने ही आपसे पर्वत पूछे जाते हैं। ठीक है। अगर कुछ बात करते हैं प्रमुख पठारों की, है ना, प्रमुख पठारों की अगर बात करें तो देखो यहाँ पे नाइजीरिया वाला क्षेत्र है ना, नाइजीरिया वाला क्षेत्र। और यहाँ पे कौन सा पठार है, यहाँ पे आपका है जोस का पठार, जोस। ठीक है ना, हाउस द जोस हाई, आपने ये डायलॉग सुना होगा, तो वही जोस का पठार कहाँ है, नाइजीरिया में है। क्लियर। अगर मैं थोड़ा सा नीचे आता हूँ तो इधर साइड पड़ता है आपका अंगोला। अंगोला क्या है, एक देश है। ठीक है ना, अंगोला देश है। अंगोला में पड़ता है क्या, बाई का पठार, बाई पठार। तो अंगोला में कौन सा पठार है, बाई का पठार। ठीक है ना, जोस का पठार, बाई का पठार। अगर मैं इधर चलता हूँ तो यहाँ पड़ता है एक देश पड़ता है, जो हम लोगों ने अभी थोड़ा पहले देखा था, इथोपिया। और इथोपिया में ही अबिसीनिया, अबिसीनिया का पठार। बहुत इंपॉर्टेंट है कि अबिसीनिया का पठार कहाँ है, इथोपिया में है। कहाँ, अफ्रीका में। क्लियर। उसके बाद अगर बात करें यहाँ बीच में, यहाँ पड़ता है एक कटंगा का पठार, है ना, कटंगा का पठार। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पठार है, यहाँ पे तांबा उत्पादन काफ़ी अधिक होता है। तो कौन कौन से पठार हो गए, जोस का पठार, बाई का पठार, अबिसीनिया पठार, कटंगा पठार। और ये देखो मैंने बताया था, ये क्या है, ये आपका मेडागास्कर है। मेडागास्कर एक द्वीपीय देश है ना, चौथे नंबर का सबसे बड़ा द्वीप है। मेडागास्कर में पड़ता है मालागासी, मालागासी का पठार। तो मालागासी का पठार कहाँ है, मेडागास्कर में। कटंगा का पठार इथोपिया या अबिसीनिया का पठार, जोस का पठार नाइजीरिया में, और बाई का पठार अंगोला में। सभी की लोकेशन पता होनी चाहिए कि कौन कहाँ पे है। ठीक है। उसके बाद इतने ही पठार प्रमुख हैं आपके। उसके बाद अगर बात करें नदियों की, प्रमुख अगर नदियों की बात करें हम लोग, तो देखो प्रमुख नदियाँ यहाँ पे कई सारी हैं जो हम लोग को पढ़ना है। एक आपने सुना होगा, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी अफ्रीका में है। ठीक है, कैसे निकलती है, कैसे बहती है, वो हम लोग देखेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, ये थोड़ा सा बड़ा क्षेत्र है। कौन कौन से क्षेत्र हैं, नाम यहाँ लिख रहा हूँ मैं, केन्या, युगांडा, तंजानिया। इन तीनों देशों को मिलाने पे या तीनों देशों को स्पर्श करती हुई एक झील है, विक्टोरिया झील। अगर जो भी लोगों ने पिछला ऑस्ट्रेलिया वाला वीडियो देखा था, मैंने बताया था विक्टोरिया नदी वहाँ पे है ऑस्ट्रेलिया में, और विक्टोरिया झील यहाँ पे है। किन किन देशों को स्पर्श कर रही है, तो केन्या, युगांडा, तंजानिया। क्लियर। उसके बाद देखो यहाँ पे एक झील है, ये कौन सा है, इथोपिया। फिर से इथोपिया आ गया। इथोपिया में ही एक झील है, टाना झील। देखो दो झीलें हम लोगों ने पढ़ ली, विक्टोरिया झील और टाना झील। विक्टोरिया झील से एक नदी निकलती है और टाना झील से नदी निकलती है।
विक्टोरिया झील से जो नदी निकलती है उसका नाम है वाइट नाइल या श्वेत नील, और इसका नाम है ब्लू नाइल या नीली नील। क्लियर। ये दोनों मिलती हैं एक जगह पर, कहाँ पे? खार्तूम, एक जगह है खार्तूम में मिलती है ना, सूडान की राजधानी है खार्तूम। उसके बाद ये आगे बढ़ती है, आगे बढ़ती है, आगे बढ़ती है, और ये गिर जाती है कहाँ? भूमध्य सागर में। जहाँ से मिलती है खार्तूम, खार्तूम के बाद से इसको नील नदी कहा जाता है, ठीक है ना, नील नदी कहा जाता है। आगे बढ़ने के साथ ही यहाँ पर एक बांध बना है, आसवान बांध। आसवान बांध कहाँ पे है? नील नदी में। आसवान बांध के पीछे एक झील का निर्माण हो गया है जिसका नाम है नासिर झील। क्या हो गया है? नासिर झील। और भूमध्य रेखा पे गिर रही है मिस्र से होते हुए, तो मिस्र और भूमध्य रेखा बिल्कुल समुद्र के पास, सागर के पास एक बंदरगाह बना दिया गया है जिसका नाम है अलेक्जेंड्रियाई बंदरगाह, अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह, ठीक है ना। नाम याद रखना है क्योंकि लिखने में समझ में नहीं आ रहा होगा। अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह। फिर मैं बता देता हूँ एक बार, विक्टोरिया झील कहाँ पे है? केन्या, युगांडा, तंजानिया में। इथोपिया कहाँ पे है? टाना झील। टाना झील कहाँ पे? इथोपिया में। दोनों से नदियाँ निकलती हैं क्रमशः वाइट श्वेत नील और नीली नील, दोनों मिलती हैं खार्तूम में जो कि सूडान की राजधानी है। मिलने के साथ ही उसके बाद इसका नाम पड़ जाता है नील नदी। नील नदी पे आसवान बांध बना हुआ है, और आसवान बांध के पीछे नील नदी पे ही नासिर झील बनी हुई है। नील नदी के साइड में नासिर झील बनी हुई है। क्लियर। और जैसी भूमध्य रेखा में गिरती है तो बॉर्डर में ही, सागर के पास ही अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह है। तो आपसे कई बार आता है कि अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह कहाँ पे है? तो अफ्रीका में है। क्लियर। उसके बाद देखो, अगर मैं नील नदी की लंबाई की बात करूं तो 50 किलोमीटर, 6650 किलोमीटर ये टोटल बहती है। क्लियर है। अब नदियों में क्या है कि ये बड़ी नदी है, इसके बारे में डिटेलिंग बता दी मैंने। अब नदियां क्या है? छोटी छोटी आएंगी। जैसे एक मैंने ब्लैंक मैप लिया, तो देखो यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा है क्या है? नाइजर है ना, नाइजर नाइजीरिया वाला क्षेत्र है। यहाँ से एक नदी निकलती है, नाइजर नदी। कौन सी नदी है? नाइजर नदी। नाइजर नदी को ही पाम ऑयल नदी कहा जाता है, पाम ऑयल रिवर, पाम ऑयल नदी कहा जाता है किसे? नाइजर नदी को। और ये यहाँ पे गिर जाती है, यहाँ पे क्या है? गिनी की खाड़ी। अफ्रीका के पश्चिम में क्या है? गिनी की खाड़ी है। क्लियर। कौन सी नदी? नाइजर नदी। नाइजर नदी पर एक कैची बांध बना हुआ है। कौन सा बांध है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, कैची, कैची है ना, कैची बांध। कैची बांध कहाँ है? नाइजर में बना हुआ है। क्लियर। उसके बाद देखो, यहाँ से आपका एक हम लोगों ने पढ़ा था कटंगा का पठार, ठीक है ना। और ये है कौन सा देश? कांगो। क्या है? कांगो। कांगो से एक नदी निकलती है जो कि पश्चिम में ही जाके गिरती है, कांगो नदी या जायरे नदी, कांगो या जायरे। क्लियर है। कांगो कह दें या जायरे कह दें, कांगो या जायरे। क्या इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट ये है कि कांगो जायरे नदी में आपको डिटेलिंग नहीं जाना, आपसे पूछेगा कि लिमस्टोन स्टेनले जलप्रपात कहाँ पर बना हुआ है? कांगो नदी पर। आपसे पूछेगा इंगा बांध कहाँ बना हुआ है? कांगो नदी पर। आपसे पूछेगा मटीडा बंदरगाह कहाँ पर बना हुआ है? मटीडा पोर्ट या मटीडा बंदरगाह कहाँ बना हुआ है? तो कांगो नदी पर। क्लियर है। जलप्रपात, बांध और बंदरगाह, ये तीनों कहाँ पे है? कांगो नदी पे। कौन कौन से नाम याद रखना है। क्लियर है। उसके बाद देखो कांगो नदी, कांगो नदी यहाँ से क्या है कि भूमध्य रेखा गुजर रही है, तो कौन सी नदी है जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? कांगो नदी। नाम याद रखना है, भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कांगो नदी। नीचे आएंगे तो नीचे एक ऑरेंज नदी है। कौन सी नदी है? ऑरेंज नदी है। बिल्कुल नाम केवल याद रखना है, बाकी डिटेलिंग नहीं जाती है। कौन सी नदी है? ऑरेंज नदी है। क्लियर। एक नदी है आपकी इस प्रकार आती है, लिम्पोपो नदी, लिम्पोपो नदी। क्या पूछेगा? मकर रेखा को 2 भागों में बांटने वाली या मकर रेखा को 2 भागों में काटने वाली कौन सी नदी है? लिम्पोपो नदी है। क्लियर। एक नदी है आपकी यहीं से निकल रही है, जाम्बेजी नदी। कौन सी? जाम्बेजी नदी। जाम्बेजी नदी पर ही करीबा बांध बना हुआ है। कौन सा बांध है? इंपॉर्टेंट, करीबा बांध।
जाम्बेजी नदी पर ही करीबा बांध बना हुआ है, और जाम्बेजी नदी पर ही विक्टोरिया जलप्रपात है। विक्टोरिया जलप्रपात, विक्टोरिया झील हम लोगों ने पढ़ी, विक्टोरिया जलप्रपात यहाँ है, तो मतलब विक्टोरिया झील, विक्टोरिया जलप्रपात अफ्रीका में है, और विक्टोरिया नदी कहाँ थी? ऑस्ट्रेलिया में थी, ठीक है ना। तो विक्टोरिया से जलप्रपात आ जाए, बांध आ जाए, नदी आ जाए, आप लोग अच्छे से कर सकते हो। करीबा बांध कहाँ है? जाम्बेजी नदी पर है। आसवान बांध कहाँ है? नील नदी पर है। क्लियर है? ये कुछ प्रमुख नदियाँ हैं, ज़्यादा नहीं पढ़नी अपने को। कौन कौन सी पढ़ी? नील नदी पढ़ी, नाइजर नदी पढ़ी, कॉन्गो या जैरी नदी, लिम्पोपो नदी, ऑरेंज नदी, जाम्बेजी नदी, ये प्रमुख अफ्रीका की नदियां हैं। ठीक है, क्लियर नहीं जाना है अपने को ज़्यादा, अपने को केवल मैपिंग में देखना है। आगे देखेंगे अब कुछ प्रमुख नदियां हैं तो झीलें भी हैं। भाई नदी है तो झील है, तो झील को अच्छे से देख लेंगे हम लोग। तो देखो, एक झील यहाँ पे और एक यहाँ पे है, सभी के नाम बता रहा हूँ, लोकेशन बता रहा हूँ, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, एक यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर ज़्यादा हो गया, इधर साइड एक यहाँ पे है, इधर इधर इधर, सबके नाम अच्छे से देखना है। इस झील का नाम है चाड झील। चाड झील जो है सहारा मरुस्थल में ही है। ठीक है, इस झील का नाम है, हम लोगों ने देखा कि नील नदी के पीछे आसवान बांध, आसवान बांध के पीछे नासिर झील। नासिर झील का निर्माण होता है, तो कौन सी झील है? नासिर झील। इथोपिया में टाना झील, टाना झील, ये थोड़ा सा बड़ा बना दूं ना तभी समझ में आएगा। कौन सी झील? विक्टोरिया झील, विक्टोरिया झील। यहाँ पर कीबू झील, कौन सी झील है? कीबू झील। उसके बाद यहाँ पे कौन सी झील है? तंगनिका, तंगनिका झील। कौन सी झील? तंगनिका झील। उसके बाद यहाँ पे एक देश पड़ता है मालावी, तो उसी के नाम पर पड़ा है मालावी या न्यासा, मलावी या न्यासा झील। कई बार आ गया है न्यासा झील कहाँ पे? अफ्रीका में है। ठीक है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, कुछ नहीं पूछता। और तो क्या हो गई? प्रमुख झील हो गई। झील अच्छे से कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है ना, हमने झीलों को देख लिया, कुछ 7-8 प्रमुख झीलें हैं और सबकी लोकेशन देख ली, कौन सी उत्तर में है, नीचे है। बस इतना याद रखना है, देशों के बारे में आपको नहीं पढ़ना है क्योंकि नहीं आता है ये। ठीक है, उसके बाद एक और मैप लेते हैं और इस पर देख लेते हैं कुछ प्रमुख मरुस्थल। तो देखिए ऊपर क्या है? 11 देशों से घिरा हुआ सहारा मरुस्थल, सहारा मरुस्थल। सहारा मरुस्थल का जो है 11 देशों से घिरा हुआ है और सबसे बड़ा मरुस्थल है और सबसे गर्म मरुस्थल है, सबसे बड़ा और सबसे गर्म मरुस्थल है। नीचे देखेंगे यहाँ पे दक्षिण में कालाहारी मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल है। ठीक है ना, इधर देखेंगे नामीबिया पड़ता है, तो उसी से पड़ा है नामीब मरुस्थल। क्या है? नामीब मरुस्थल। बस ये 3 मरुस्थल याद रखने हैं आपको। ठीक है, 3 मरुस्थल आपको अच्छे से याद रखने हैं। और अगर मैं यही बात कर लूँ कि सहारा मरुस्थल में ही सवाना घास का मैदान है, सवाना ग्रासलैंड या सवाना घास का मैदान कैसा है? उष्णकटिबंधीय है। ठीक है ना, ये पूछा जाता है कैसा है, तो याद रखना है उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय। नीचे देखेंगे कालाहारी की तरफ है एक घास का मैदान, वेल्ड या वेल्ड्स घास का मैदान। ये कैसा है? शीतोष्ण है। क्यों शीतोष्ण है? क्योंकि मकर रेखा के नीचे है, मकर रेखा के दक्षिण में है, और मकर रेखा के दक्षिण में कौन सा शुरू हो जाता है? शीतोष्ण शुरू हो जाता है। तो वेल्ड कैसा है? वेल्ड घास का मैदान अफ्रीका में है और शीतोष्ण है। क्लियर है? ये चीज़ें आपको पता हो गई। अगर मैं और बात करूं तो एक मैप और ले लेते हैं अच्छे से, और इस पर हम बताएंगे कि जनजातियां, क्योंकि जनजातियों से क्वेश्चन आता है, जनजातियां कौन कौन सी हैं प्रमुख। ठीक है ना, बिल्कुल लास्ट स्टेप चल रहा है, हम लोगों ने सब कुछ देख लिया बहुत जल्दी जल्दी। ठीक है ना, अच्छे से रिवीजन करो, इतना ही आएगा। जनजातियां कौन कौन सी? तो देखो यहाँ पे क्या है, तो भाई साहब यहाँ पे है सहारा मरुस्थल, अभी आपने बताया। ठीक, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है नाइजीरिया, बहुत अच्छे। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है केन्या या
इथोपिया, है ना, ये वाला क्षेत्र है केन्या, इथोपिया। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो है कटंगा या कांगो, कांगो बेसिन कह दें, ना, नदी वाला क्षेत्र कह दें, कांगो बेसिन, कांगो जायरे या कटंगा, कुछ भी कह सकते हो आप लोग। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है नामीबिया। अच्छा, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है कालाहारी। अब इतने ही क्षेत्रों में जनजातियां हैं, बस। कौन कौन सी जनजातियां हैं, तो जनजातियां मैं लिख रहा हूँ रेड से ताकि समझ में आ जाए, ठीक है। तो कालाहारी में जो जनजाति है उसका नाम है बद्दू, बद्दू जनजाति, ठीक है ना। इथोपिया और केनिया क्षेत्र में जो जनजाति है उसका नाम है मसाई, मसाई जनजाति, ठीक है ना। नाइजीरिया क्षेत्र में जो जनजाति है उसका नाम है हाउना, हाउना और फुलानी। दो जनजाति हैं यहाँ पर नाइजीरिया क्षेत्र में, हाउना और फुलानी, क्लियर। और नामीबिया में देखेंगे तो यहाँ पे है एक जनजाति खोई, खोई जनजाति, खो गई है तो खोई जनजाति, ऐसे पढ़ सकते हो, ठीक है ना। कांगो बेसिन, कांगो बेसिन में है पिग्मी और बंतू, दो जनजाति है। देखो ये है बद्दू और ये है बंतू, कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है ना। बंतू और बद्दू अलग अलग है। पिग्मी बंतू कहाँ है, कांगो बेसिन में। ये है कालाहारी, कालाहारी में है बुशमैन, बुशमैन और जूलू, बुशमैन और जूलू, ये जनजाति कहाँ है, कालाहारी मरुस्थल पे है, ठीक है ना, कालाहारी मरुस्थल क्षेत्र में है। फिर एक बार देख लो, सहारा मरुस्थल में बद्दू जनजाति, केन्या इथोपिया क्षेत्र में मसाई जनजाति, कांगो बेसिन में पिग्मी और बंतू जनजाति, नाइजीरिया क्षेत्र में हाउना और फुलानी जनजाति, नामीबिया में खोई जनजाति, कालाहारी में बुशमैन या बुशमैन और जूलू जनजाति। जहाँ पे दो जनजातियाँ हैं, जहाँ पे एक जनजाति, अच्छे से पढ़ना। कई लोग कहोगे कि यार ट्रिक बताओ, ट्रिक बताओ, इतनी ज़्यादा चीज़ें कैसे। तो यार देखो, ट्रिक कितनी याद करोगे, इतनी ज़्यादा ट्रिक भी ना याद करो कि ट्रिक को याद करने के लिए भी ट्रिक की ज़रूरत पड़े, है ना। तो अच्छे से आप लोग रिवीजन कीजिए, बार बार उसको आप मैप में जब लिखोगे आपको ऑलरेडी याद हो जाएगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। तो हम लोगों ने अच्छे से जनजातियाँ भी देख ली, क्लियर। और अगर मैं एक फाइनल मैप लूँ तो फाइनल मैप में आपको केवल इतना ही बताऊँगा कि यहाँ पे आपका किलिमंजारो जो पहाड़ी है और कटंगा का पठार है। यहाँ पे क्या है, कटंगा का पठार है, और यहाँ पे कटंगा का पठार जो है तांबे के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, तांबा उत्पादन अधिक मात्रा में होता है। और नाइजीरिया के बारे में बताऊँ तो यहाँ पर पेट्रोलियम का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, ठीक है। और यहाँ पर बताऊँ तो एक किम्बरले, किम्बरले की खान है, किम्बरले की खान जो कि हीरे की खान है। किम्बरले का पठार ऑस्ट्रेलिया में है और किम्बरले की खान दक्षिण अफ्रीका में है, जो कि हीरे की खान है। याद रखना, किसकी खान है, हीरे की, सोना चांदी नहीं। किम्बरले की खान हीरे की खान है, ठीक है ना। और एक वंकी क्षेत्र है, अगर मैं यहाँ बात करता हूँ, ये क्या है, मेडागास्कर है, मालागासी का पठार। तो यहाँ पे एक वंकी क्षेत्र है, वंकी नाम है क्षेत्र का, जो कि पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। पेट्रोलियम के लिए नाइजीरिया भी है और वंकी क्षेत्र भी प्रसिद्ध है पेट्रोलियम के लिए, ठीक है ना, पेट्रोलियम है, ठीक। नाइजीरिया पेट्रोलियम के लिए है, कटंगा का पठार तांबे के उत्पादन के लिए है, किम्बरले की खान हीरे की खान है दक्षिण अफ्रीका में, और वंकी क्षेत्र मेडागास्कर में है जो कि पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। बस ऑस्ट्रेलिया आपका समाप्त होता है, कंप्लीट। ऑस्ट्रेलिया अफ्रीका आपका कंप्लीट होता है। अफ्रीका में आपके मैंने सभी बता दिए हैं, नदियाँ बता दी, झीलें बता दी, जनजातियाँ और प्रमुख पठार, पर्वत क्षेत्र, चोटियाँ, और जो कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा और ग्रीनविच रेखा से कौन कौन सी लाइनें, कौन कौन से देश थे, और हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ये सभी कुछ हम लोगों ने पढ़ लिया है। अफ्रीका के बारे में जो जो जानकारी चाहिए थी अपने एग्ज़ाम के लेवल के लिए, चाहे आप ROR दे रहे हो या UPPCS प्रीलिम्स दे रहे हो, अच्छे से कवर हो गया है। इसी को बार बार पढ़ना, कैसे पढ़ोगे, मैप ले लेना अफ्रीका का, ठीक है ना, मैप ले लेना, 5-6 मैप ले लेना, उसी में बार बार आप रिवीजन करना कि कौन कौन से क्षेत्र कहाँ है। डिटेलिंग मत जाना ज़्यादा, क्योंकि डिटेलिंग नहीं आती है,
विश्व के भूगोल में आपसे केवल कंसेप्ट पूछा जाएगा, फैक्ट पूछा जाएगा, जो कि इतना पर्याप्त है। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कैसा लगा, थोड़ा सा फीडबैक दिया कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।